नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो पब्लिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जब यूजीसी नेट की परीक्षा हो जाती है, नया बैच प्रारंभ होता है, तो उस समय नया बैच जब प्रारंभ होता है तो लगातार 2 दिन 3 दिन तक वीडियो पब्लिश किए जाते हैं, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि नया बैच प्रारंभ हो चुका है। कल 15 दिसंबर से ही नया बैच प्रारंभ हो गया है। हम लोग आंसर की का इंतज़ार नहीं करते हैं, बैच प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहली बार परीक्षा देते हैं और इसलिए देते हैं कि देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो इसलिए जब पेपर दे चुके होते हैं तो उन्हें खुद यह पता चल जाता है कि कितने प्रश्न सही हुए होंगे, तो उस आधार पर वो लोग अपना एडमिशन लेते हैं और नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे और नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है जितना समय आप कम देंगे उतना ही सिलेबस आपका छूटेगा। कुछ लोग सिलेबस जो चेंज होने वाला है उसके इंतज़ार में रुके हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस चेंज होगा। मैं मानता हूँ सिलेबस अगर चेंज भी होगा तो उसमें जो विधाएँ लगी हैं वो विधाएँ चेंज होंगी, कविता चेंज होगा, लेकिन हिंदी भाषा का विकास तो पढ़ना ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही है, काव्य शास्त्र पढ़ना ही है, ये तो रहेगा 100%। तो हम लोग हिंदी भाषा का विकास से प्रारंभ कर रहे हैं, तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है, आप जुड़ना चाहते हैं या आपके कोई मित्र हैं जो जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के बैच में, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में, एमपीपीएससी के बैच में या यूपीएचएससी के बैच में, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को देखते हैं। और हमारे यहाँ जो भी है वो ऑथेंटिक किताबों से ही कराया जाता है। जैसे कल की लाइव कक्षा में भी मैंने आपको बताया ही था। कल की लाइव कक्षा अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था, पूरा एक एक चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी कि किन किन रचनाओं से, जैसे भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी की रचना हो गया, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी का, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी का, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का। तो ऐसे ही स्रोतों को हम लोग लेकर चलते हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर ही प्रश्न होता है। बाकी आप देखेंगे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। तो इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं। काव्य भाषा का स्वरूप रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इन सब रचनाओं को आधार बनाकर चला जाता है और तभी हमारे कैंडिडेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, क्वालिफाई होते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं कि वैदिक संस्कृत में कौन सा समास नहीं था। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास अगर आप देखेंगे भोलानाथ तिवारी का, तो वहां पर आपको मिलेगा कि वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास थे: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। लौकिक संस्कृत में 2 बाद में विकसित हुए, तो अव्ययभाव समास नहीं था। ऐसे दूसरा है, यहां पर जो दूसरा प्रश्न है वो दिया गया कि वैदिक काल में बोलियों के बारे में सही कथन कौन सा है। यह भी हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी से ही है। प्राचीन आर्य भाषा में कम से कम 3 रूप बोलियां थीं। प्राचीन आर्य भाषाओं का क्षेत्र पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वी था। पश्चिमोत्तर में रा प्रधान, मध्यवर्ती में रा और ला प्रधान तथा पूर्वी बोली में ला प्रधान था। कौन कौन सा सही है? तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। याद होगा जिन लोगों ने रात में लाइव कक्षा देखा था, मैंने बताया था कि एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है, केंतुम किस भाषा का शब्द है, सतम किस भाषा का शब्द है, या द्रविड़ परिवार के तहत आने वाली जो भाषाएं हैं उनमें उड़िया की कौन सी है। मैंने कुलू की बात की, कुई की बात की, माल्टो की बात की, ब्राहुई की बात की, वराओं की बात की, गोंड की बात की, मलयालम की बात की। तो ये सारा कल आप लोगों को बताया गया।
या भारत में आर्यों के आने से पहले आने वाली जातियों का सही क्रम क्या होगा, ये भी पूछा था मैंने, जिसमें सबसे पहले निग्रिटो आए, फिर ऑस्ट्रिक आए, किरात आए, द्रविड़ आए। इन लोगों की क्या देन है हमारे भारतीय संस्कृति को, तो इन सब की चर्चा कल की गई। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। आपका भारत के अर्थ में, भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? आपका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण में। यह भी भोलानाथ तिवारी की जो किताब है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, वहीं से लिया गया है। पाली को किसने कलिंग की भाषा कहा था? उत्तर हो जाएगा बी, ओल्डन वर्ग। 4 का बी हो जाएगा ओल्डन वर्ग। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 5 देखें। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी। मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ थी। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 है कि गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका, पारियात्र और दसपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, राजशेखर। राजशेखर की जो रचना है काव्य मीमांसा, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा काव्य मीमांसा का यह कथन है। जब काव्य मीमांसा आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह कथन मिलेगा राजशेखर का। अगला प्रश्न देखें कि पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप किन रचनाओं में देखा जा सकता है? पूर्वी हिंदी का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ मिलेगा? बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़िए, जहां पर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में बताया कि पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्ण रत्नाकर और उक्त व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। अगला प्रश्न देखें कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही एक प्रश्न अगर आपसे करें कि अमीर खुसरो को घटमान कवि किसने कहा है? कितने लोग बताएंगे? अमीर खुसरो को घटमान कवि किसने कहा है? अमीर खुसरो को कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। अमीर खुसरो को घटमान कवि किसने कहा? किसने कहा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी कल की टेस्ट सीरीज में आपको बताएंगे घटमान कवि किसने कहा। ठीक है, चलिए मैं आपको स्रोत बता दूं। काव्य मीमांसा में पृष्ठ संख्या 19 पर जाकर पढ़िएगा, फिर वहां पर क्लियर होगा कि किसने कहा है। इसका उल्लेख है, मैंने स्रोत आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है, इसके विपरीत किसने कहा कि यदि मुसलमान ना आए होते तो ना संत काव्य लिखा जाता ना सूफी काव्य। उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ें, वहां पर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखें। सुभर सरोवर नयन व मानिक भरे तरंग और आवत तीर फिरा वही काल भौर ते संग, यह पंक्ति किसकी है? बिहारी रहीम देव जायसी। अब कई लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो बिहारी का हो सकता है, क्योंकि रहीम का तो होगा नहीं, या रहीम का भी अगर मान ले तो देव तो होंगे नहीं, जायसी है नहीं, फिर कौन होगा?
मैं आपको बताऊं, ये हो जाएगा डी, जायसी का ही है। पद्मावत में नख सिख आप पढ़ें, पद्मावत में जो नख सिख दिया गया, पद्मावत में नख सिख आप जब पढ़ेंगे तो उस नख सिख में आपको यह पंक्ति मिलेगी, मलिक मोहम्मद जायसी की है। निम्न में से कौन सा पद कबीर का नहीं है? राम प्यारा छाण कर करे आन का जाप, केसो कह के कू किए न सोइए असरार, चढ़िबो महेंद्र तुरंग पर चलिबो पावक माही, थिति पाई मन थिर भया सतगुर करी सहाय। इसमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो कबीर की नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह कबीर की नहीं है। अब आप सोचेंगे कबीर की नहीं है तो फिर है किसकी? तो यह पंक्ति है रहीम की दोहावली से है। रहीम की किस रचना से है वो भी मैंने आपको बताया कि दोहावली से है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, तथ्यों को लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और यही क्रम तो हमारे यहाँ लगातार चलता है। डेली ऐसे ही टेस्ट सीरीज दिया जाता है, डेली PDF नोट्स दिया जाता है, फिर उस पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है, फिर रात में 8:30 बजे उस पर लाइव क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं। यानी एक टॉपिक दिन में 3 बार लोगों को दिया जाता है। और किसी भी चीज़ को आप खुद सोचिए कि अगर 3 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन यह तभी है संभव है जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। भले ही आप जॉब में हैं, विद्यालय में हैं, कहीं लगे हैं, रात में समय निकालकर अगर 2 घंटे प्रतिदिन आप दे रहे हैं तो भी आप आराम से कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है, गलत कौन सा है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक हैं, सही है। हरिवंश राय बच्चन को छई रोमांस का कवि कहा जाता है, सही है। उर्वशी काव्य ग्रंथ में कुल 7 अंक हैं, गलत है। यही गलत होगा क्योंकि 7 नहीं है बल्कि इसमें कुल अंकों की संख्या 5 है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, सही है। तो इसमें से असत्य विकल्प होगा आपका सी। अमृत और विष काव्य संग्रह किसका है? अब जब अमृत और विष की बात आती है तो कई लोग सोचेंगे अमृतलाल नागर, लेकिन नहीं। अमृत और विष काव्य संग्रह की बात की गई है जो कि है उदय शंकर भट्ट का। उदय शंकर भट्ट, 14 का सी होगा, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न देखें, नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। काव्य भाषा का स्वरूप जब आप पढ़ेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, इनकी जो रचना है काव्य भाषा का स्वरूप, रचना का नाम भी आपको बता दे रहे हैं, स्रोत भी बता दे रहे हैं, काव्य भाषा का स्वरूप, काव्य भाषा का स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी। वहां पर आपको मिलेगा कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, काव्य भाषा का स्वरूप से लिया गया है। कहां कहां से कौन से कथन है वो भी आपको बताते चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रचनाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन रचनाओं से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें तो हम कराते ही चल रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है? प्रश्न संख्या 16 आप देखें, किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, मलेज ने कहा, प्रभाकर माचवे ने कहा, किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने कहा है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नामवर सिंह ने कहा है। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 18 देखें, प्रश्न संख्या 18। यहां पर लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में जो कथन कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त। आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। वैसे आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत वर्मा जो है, लक्ष्मीकांत वर्मा की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी खूब पूछी जाती हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचनाएं आप देखेंगे कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और हो सकता है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो आप लोगों को कुछ याद हों,
जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा की जब बात आती है तो लक्ष्मीकांत वर्मा की जो कृतियाँ जैसे खाली कुर्सी की आत्मा या सफ़ेद चेहरे या तीसरा प्रसंग या सीमांत के बादल, आप सीमांत के बादल देखें, कई बार पूछा गया है। अपना अपना जूता जो व्यंग है, अपना अपना जूता, ये भी लक्ष्मीकांत वर्मा का ही है। रोशनी एक नदी की, धुएं की लकीरें, तीसरा पक्ष, राख का स्तूप, नीली झील का सपना, नीम के फूल, तो ऐसे पूछा गया। अब नई कविता के प्रतिमान तो आपको पता ही है किसकी रचना है, कविता के नए प्रतिमान। लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा की ही रचना है नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान नहीं, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान नहीं, नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं, इनके जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखें, असंगत युग्म कौन सा है? प्रश्न संख्या 19। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक, विजयदेव नारायण शाही तीसरा सप्तक, सुमन राजे चौथा सप्तक। आपका उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक। क्योंकि जब सप्तक की बात आती है तो सप्तक में आप देखेंगे कि पहले सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक, इससे खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तार सप्तक है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ऐसे खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई तार सप्तक में जो कवि हैं 7, वो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, नीमचंद जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचबे हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं, अज्ञे हैं। दूसरे सप्तक की जब बात आती है तो दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद में, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक की बात आती है तो इसमें कुंवर नारायण है, कीर्ति चौधरी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वो तीसरे में ही है। मदन बादशाहन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, विजयदेव नारायण शाही हैं। चौथे सप्तक में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभजा, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो इन चारों को याद रखना है आप लोगों को। और अक्सर मिलाने के लिए पूछा जाता है निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है, गलत कौन सा है? प्रपदवाद नकेनवाद का पर्याय है, सही है। सही क्रम पहले छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद, सही क्रम है बिल्कुल। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युगिन कवि हैं, सही है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रयोगवाद पर रहा, गलत। यही हमारा असत्य है। स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रयोग जो प्रभाव है वो आप देखेंगे छायावाद पर रहा है, प्रयोगवाद पर नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 का डी गलत है। प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है, कविता किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन। नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो नागार्जुन की कविताएं परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी हैं। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं हैं जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में हैं। हिंदी और मैथिली के बहुत ही चर्चित लेखक हैं, चर्चित कवि हैं। इनका आप देखेंगे युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, बहुत सारा ऐसा है। हरिजन गाथा तो आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका प्रबंध का भस्मांकुर से प्रश्न पूछा जाता है, भूमिजा से पूछा जाता है। उपन्यास में रतिनाथ की चाची भी बहुत बार पूछा गया, बलचनामा पूछा गया, नईपोत पूछा गया, बाबा बटेश्वर नाथ पूछा गया, वरुण के बेटे पूछा गया। तो ऐसे इनकी जो रचनाएं हैं वो खूब पूछी जाती हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं इस पर जरूर आप लोग ध्यान रखें। नागार्जुन पर जो रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे अजय तिवारी द्वारा या खगेन्द्र ठाकुर द्वारा या रामकुमार कृषक द्वारा,
उन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 22 देखें। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, केदारनाथ अग्रवाल। कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, नागार्जुन। यही आपका बेमेल होगा, क्योंकि ये नागार्जुन का नहीं है बल्कि केदारनाथ अग्रवाल का यह भी है। राम जी भले आए अज्ञे का है, अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था मुक्तिबोध, सही है। संध्या सुंदरी कविता कौन से संग्रह में संकलित है? संध्या सुंदरी आपका उत्तर हो जाएगा बी, परिमल। इनमें से सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 24 में आप देखेंगे कि निराला को अकुंठ एवं व्यस्त श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन पर अंतश्चेतनावादी दर्शन का प्रभाव है, गलत है। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके जयशंकर प्रसाद के आंसू संकलन में संकलित है, सही है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है, यह भी सही है। यानी 1, 3, 4 सी उत्तर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप देखें कि समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, यह कथन किसका है? अब कई लोग कहेंगे सर ये तो अज्ञेय का हो सकता है, अज्ञेय का नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, वाणी की एक एक छटा पर वेद के उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखाई है, न्यौछावर है। यह अंश बालकृष्ण भट्ट के किस निबंध का है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। उत्तर हो जाएगा ए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आप देखेंगे यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है, यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। अब आप कहेंगे सर ये तो कथन मुझे नहीं मिला, इसका मतलब निबंध आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। निबंध को पढ़िए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आपको यह कथन मिलेगा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिवशंभु के चिट्ठे का भाग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी है। श्रीमान का स्वागत भी है, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत एक दुराशा, इसमें क्रम से भी मैंने आपको बताया है। शिवशंभु के चिट्ठे जो है भारत मित्र में कब से कब तक प्रकाशित हुए ये भी बताया है। कुल कितने उपशीर्षक हैं यह भी पढ़ाया गया है। आचरण की सभ्यता के बारे में सही कथन कौन सा है? आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को अपना भूतकाल याद आता है। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र और पवित्रता। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। उत्तर हो जाएगा 1 और 1, 3, 4 है, दूसरा नहीं होगा। 28 का आपका सी हो जाएगा। 29 देखें, निम्न में से किस निबंधकार का मानना है कि मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान हूं? उत्तर हो जाएगा ए, कुबेर नाथ राय। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध का विषय क्या होगा? देश की दरिद्रता का भी चित्रण इसमें दिया गया, जनता के स्वभाव को उजागर किया गया, रूढ़िवादी परंपरा का विश्लेषण किया गया, आलसी लोगों पर कटाक्ष किया गया, उच्च वर्ग की विलासिता पर व्यंग भी किया गया। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कविता क्या है? निबंध में कविता के कला पक्ष के बारे में सही कथन कौन सा है? कला पक्ष के बारे में, कविता भावना को अमूर्त रूप में रखती है, यह कला पक्ष का नहीं है। कविता में शास्त्रीय परिभाषिक शब्दावली आवश्यक है, सही है। कविता की सृष्टि भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य के योग से होती है, यह भी सही है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखें, अंत में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो रोककर। बैच प्रारंभ हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कल का जो लेक्चर है, कल की जो टेस्ट सीरीज है, जो PDF है, जो लाइव क्लास है आपका छूटा है, आपको मिल जाएगा। वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, यह कथन अंधा युग में किस पात्र का है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अश्वत्थामा। सिंदूर की होली के बारे में
गलत कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 आप देखें। मनोरमा वैवध्य का समर्थन करती है, चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का सही है, मनोरमा विधवा है, मुरारीलाल जिससे मुरारीलाल प्रेम करता है सही है, चंद्रकला उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है और रजनीकांत की प्रेमिका है, यह भी सही है, मुरारीलाल मनोज शंकर का इकलौता पुत्र है, गलत, पुत्र नहीं है। दोस्त का मुरारीलाल मनोज शंकर का इकलौता पुत्र है, गलत है। चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है, उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद का है। आधे अधूरे नाटक का विषय क्या नहीं है? तो इसमें आधे अधूरे में कहीं पर भी विधवा समस्या नहीं दिखाया गया। हाँ, नारी मुक्ति की भावना दिखाया गया, परिवार के विघटन की समस्या की बात की गई और कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा को दिखाया गया। आगरा बाजार नाटक का विषय क्या है? इस बार तो आगरा बाजार नाटक का की पंक्तियां आ गई थी और पंक्तियां पूछा गया था और बहुचर्चित पंक्तियां थी। लोगों ने बताया कि सर बहुत आसानी से कर लिया हम लोगों ने, जितना आपने कराया था वो चीज़ मिल गई हम लोगों को। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। साहित्य की बिक्री पर व्यंग है, व्यापारियों के दर्द की कथा है, आगरा के गांवों बस्तियों तालाबों का वर्णन इसमें नहीं है, तो 36 का उत्तर हो जाएगा ए। कोसी का घटवार कहानी के बारे में सही कथन असत्य कथन कौन सा है? यह एक आंचलिक कहानी सही है। इस कहानी में प्रेम प्रास्त नहीं होता है, गलत है। इस कहानी में कोसी के घटवार में देखिए लक्ष्मा है, गुसाई है, इसमें क्या होता है? लास्टली अंत में क्या होता है? प्रेम प्रास्त होता है, प्रेम हार जाता है, तो बी इसमें गलत है। बाकी इसमें लक्ष्मा की आर्थिक तंगी का भी वर्णन है, फौजी गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है। इसमें से किसका जन्मकाल सबसे बाद में हुआ है? उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर देवराज का। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत उनके किस साहित्य का ही पुनर्लिखित रूप है? तो ढलती रात का, ए हो जाएगा ढलती रात। आगे के किस रचना को 4 संवेदनाओं का अध्याय कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा सी, नदी के द्वीप। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगे के किस रचना को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा जाता है? नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, घृणामयी। बसंती उपन्यास में दिल्ली महानगर में झुग्गी में रहने वाली बसंती के पूर्वज किस राज्य के थे? उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। ये आप देखेंगे बसंती उपन्यास यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। निम्न उपन्यास और उपन्यासकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? बेमेल जोड़ा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर ए, रामायणी उपन्यास राजीव सक्सेना का। बेमेल जोड़ा कौन सा नहीं है? तो बेमेल नहीं है यानी सही है, रामायणी उपन्यास राजीव सक्सेना का है। मनुष्य का मूल्य उपन्यास ये वृंदावन लाल वर्मा का नहीं, सनैया लाल ओझा का है। कांच का घर उपन्यास रामकुमार वर्मा का है। फौलाद का आदमी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, रामकुमार भरमर का है। तो इसमें से बेमेल नहीं है यानी सही है पहला, रामायणी उपन्यास राजीव सक्सेना का है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा सी, उपन्यास। विस्मृत यात्री उपन्यास जिसमें 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन का विवरण है, किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा बी, राहुल सांकृत्यायन। पश्चिमी भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक की रचना है? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी, भाषा का आविर्भाव मिथक से हुआ। यह फ्रायड का नहीं, हर्डर का कथन है। फ्रायड का नहीं, हर्डर का कथन है। प्रवासी डिजाइन वस्तु प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्ति किसकी है?
उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। मैंने ये नहीं पूछा कि सुधिया उस चंदन के वन के संस्मरण किसका है, मैंने पूछा काव्य पंक्ति किसकी है, तो गिरिजा कुमार माथुर। क्योंकि जब सुधिया उस चंदन के वन के संस्मरण आप पढ़ेंगे, संस्मरण की भूमिका आप पढ़ेंगे, तो उस भूमिका में बताया गया कि यह काव्य पंक्ति गिरिजा कुमार माथुर की है। महादेव वर्मा का मेरा परिवार में नीलू कौन है, उत्तर हो जाएगा डी कुत्ता। तो इस तरीके से 50 प्रश्न कराए गए। 50 प्रश्न आपने देखा। अब अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने सही हुए। हिंदी भाषा का विकास से शुरू किया गया है कल से लेक्चर 15 दिसंबर से। आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट अगर इसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो अभी तो कॉमन चीज़ है, सभी को पढ़ना है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास सभी को पढ़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो छूट गया है कल का वो आपको मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके से डेली टेस्ट सीरीज, डेली वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लास, डेली पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ वही लोग जुड़ें जिनको आवश्यकता है कहने का मतलब ये कि जो सफल होना चाहते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं यह बसा हुआ है कि इस बार नहीं होगा तो फिर अगली बार देखा जाएगा, या अभी समय नहीं है, चलिए ले लेते हैं क्लास, बाद में पढ़ते रहेंगे। अगर ऐसी भावना है तो बिल्कुल भी ना जुड़े। पैसा और समय दोनों की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, मुझे भीड़ नहीं दिखाना होता है, मुझे सिलेक्शन चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है कि जो हमसे जुड़े वो सफल हो। मुझे सिलेक्शन की ज़रूरत होती है, भीड़ की नहीं। तो इसलिए पैसे और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं, बस ये सोच रहे कि हो जाएगा तो देखा जाएगा, तो अगर ऐसी भावना है तो बिल्कुल भी ना जुड़ें। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से तत्पर हैं, करना चाहते हैं, सफलता की नीड है आपको, तो आप जरूर जुड़ें। उसके लिए सीरियस कैंडिडेट ही जुड़ें, जैसा कि मैंने कहा है। बाकी जैसा आप उचित समझें, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज में।